आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों होता है इकोसिस्टम। और ये टर्म दिया था गिवन बाय टांसले। इसमें क्या होता है? फंक्शनल इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक का, दोनों का। इसमें बायोटिक में तो मतलब बायोटिक मतलब होता है लिविंग, और एबायोटिक होता है मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में हमने पढ़ा था एबायोटिक फैक्टर 4 होते हैं, पिछले चैप्टर 13 में पढ़ा था। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर, फिर आता है वाटर, फिर आता है तेरा लाइट, फिर आता है तेरा सॉइल। ठीक है। और फिर इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी जो होती है वो क्या होता है? स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन होता है। इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन होता है। इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन होता है। इकोसिस्टम क्या होता है? फंक्शनल इंट्रैक्शन की सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट। और इकोसिस्टम क्या है? एक इकोसिस्टम क्या है? सेल्फ सस्टेन यूनिट है, सेल्फ सस्टेन यूनिट है। और इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड नेचर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी एंड नेचर है। और साइज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि एक जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड भी एक तरह का इकोसिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। और जैसे कि सॉइल तो होगा पॉन्ड के अंदर, और वाटर होगा तो नॉन लिविंग हो गया, प्लांट्स होंगे तो लिविंग हो गए। ठीक है ना। तो पॉन्ड भी एक तरह का इकोसिस्टम होता है, और अर्थ में तो लॉ लिविंग लॉ दोनों होते हैं, तो वो भी एक तरह का इकोसिस्टम हो गया। तो पॉन्ड और अर्थ में अर्थ बड़ा है तो साइज साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है ना। फिर क्या होता है इसके अंदर? इकोसिस्टम क्या है? विजुलाइज एज अ स्टेनिंग, विजुलाइज एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या है इकोसिस्टम? क्या है इकोसिस्टम? फंक्शनल यूनिट है नेचर की। ये लिखी लाइन। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग मतलब बायोटिक इंटरेक्ट करते हैं अमंग देमसेल्फ खुद से या ऑल्सो सराउंडिंग से करते हैं, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब एबायोटिक के साथ। इकोसिस्टम वेरी करता है ग्रेटली इन साइज। क्या करता है? इकोसिस्टम वेरी करता है ग्रेटली इन साइज, मतलब पॉन्ड में पॉन्ड भी इकोसिस्टम होगा, अर्थ भी इकोसिस्टम होगा, तो मतलब साइज में वेरी करता है। फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी। मैंने इकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? इंटायर बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं। मतलब ग्लोबल इकोसिस्टम क्या मानते हैं? ग्लोबल को एक बायोस्फीयर को, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लिविंग, जहाँ पे लाइफ मिलती है, बायोस्फीयर, उसको मानते हैं सबसे बड़ा ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं बायोस्फीयर को। एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑफ अर्थ। क्या होता है ग्लोबल इकोसिस्टम? क्या होता है? ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ होता है। ऑल लोकल इकोसिस्टम से बना होता है क्या? ग्लोबल इकोसिस्टम। Since the system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide into two basic categories, namely the terrestrial and aquatic। हाँ, अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम दो तरह का होता है, तीन तरह का होता है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और मैन मेड। टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक नेचुरल होते हैं, और ये दूसरा वाला मैन मेड होता है। अब नेचुरल में दो आते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट आ गया, ग्रासलैंड आ गया, डेजर्ट आ गया, ये सब इसके होगा। एक्वाटिक में पॉन्ड आ गया, लेक आ गया, वेटलैंड आ गया, रिवर्स आ गया, एस्चुरीज आ गई। और मैन मेड में कौन सा आ गया? मैन मेड का ध्यान रखना है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है पेपर में आता है। क्रॉप फील्ड हो गया और एक्वेरियम हो गया। और मैन मेड इकोसिस्टम क्या करता है? लैक करता है सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस, मतलब खुद रेगुलेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने एक्वेरियम बनाया है तो वो खुद रेगुलेट कैसे कर लेगा? वो तो हमने बनाया है ना। सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होता है इसके अंदर? एब्सेंट होता है। ठीक है। और ये सब बकवास लिखा हुआ है, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। बायोटिक बायोटिक वेरिएंट साइज इंटायर वैसे ग्लोबल इकोसिस्टम ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ में फंक्शन पढ़ते हैं। एक्वेटिक ये ठीक है, हो गया। अब आता है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर में दो आता है, स्पीशीज कॉम्पोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन। और फंक्शन में ये चार आते हैं, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। क्या बोल रहा है? इंटरेक्शन होता है बायोटिक और एबायोटिक का इकोसिस्टम, पता है? हाँ, बायोटिक और एबायोटिक दोनों से बना होता है इकोसिस्टम, वही बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम गिव स्पीशीज कॉम्पोजिशन। मतलब कौन कौन स्पीशीज कॉम्पोजिशन देता है? स्पीशीज कॉम्पोजिशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन देती है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। वर्टिकल, और ये लाइन पेपर में आती है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई करती है डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्री ऑक्यूपाई करते हैं टॉप वर्टिकल स्ट्राटा या लेयर ऑफ फॉरेस्ट, श्रब्स सेकंड पे आते हैं, और हॉर्ब श्रब्स बॉटम लेयर पे आते हैं। मतलब क्या होता है? एक लाइन में लगे होते हैं, एक वर्टिकल लेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, हर्ब सबसे नीचे हो गया, फिर श्रब सेकंड पे आ गया, फिर टॉप पे ट्री आ गया। ठीक है ना।
तो ये क्या बताता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है डिफरेंट स्पीसीज़ का। और ये कब ऑब्जर्व होगा, जब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा, जब ये सारे पास पास होंगे पेड़। अगर एक प्लांट इतनी दूर है और वहाँ एक इतनी दूर है, तो कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है। तो सारे क्लोज होंगे तो पता चलेगा कि अच्छा ये छोटा ये बड़ा है, ठीक है ना। फिर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जो फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट, मतलब फंक्शनल इकोसिस्टम कौन से होते हैं। फंक्शनल इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 होते हैं, PDEN फंक्शनल इकोसिस्टम होते हैं। प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग 4 होते हैं, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड इथोस ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, अगर तुम्हें एक्वेटिक इकोसिस्टम समझना है तो उसकी भावनाएं समझनी है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पॉन्ड का एग्जाम्पल लिया। पॉन्ड क्या होता है, एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट होती है, मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है। And rather simple example that explain the complex interaction that exist in aquatic ecosystem, ठीक है। पॉन्ड क्या होता है, इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड, मतलब इस पॉन्ड के अंदर ये 4 फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एग्जिबिट होते हैं, ठीक है। द एबायोटिक components is the water with all the dissolved inorganic and organic substances are rich in soil deposit at the bottom of the pond, मतलब क्या बोल रहा है, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इज़ द वाटर विथ ऑल डिजॉल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और क्या होता है, एंड द रिच सॉइल डिपोजिट होती है बॉटम ऑफ पॉन्ड पे, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। अब बोलता है सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं रेट ऑफ फंक्शन ऑफ इंटायर पॉन्ड। हाँ, अगर तेरा सोलर इनपुट, अगर लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो रेट ऑफ फंक्शन तो पॉन्ड का बदलेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेगा। अगर टेम्परेचर, साइकिल ऑफ टेम्परेचर बदलेगा या डे लेंथ बदलेगी तो बदलेगा ही बदलेगा, इसका फंक्शन बदलेगा। तो रेट ऑफ फंक्शन ऑफ इंटायर पॉन्ड ये 4 लोग बदलते हैं, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और क्लाइमेटिक कंडीशन। ये बोल रहा है द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट इंक्लूड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स, ये 4 आते हैं ऑटोट्रॉफिक के अंदर। फ्रॉम फाउंड एट द एजेस, कंज्यूमर्स कौन कौन होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन क्या होता है, कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है या हार्बिवोर होता है। ये किससे खाता है, ये जू फाइटोप्लैंक्टन को खाता है, तो ये क्या होता है, कंज्यूमर होता है। और ये जू प्लैंक्टन क्या होता है, द फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म होती है। फिर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीकम्पोजर कौन कौन से होते हैं। डीकम्पोजर्स पॉन्ड के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर डीकम्पोजर्स होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स भी डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स इन एक्वेटिक फ्लैजिलेट्स भी होते हैं, ठीक है ना। स्पेशली अबंडेंट इन बॉटम ऑफ द पॉन्ड, दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल। conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by autotrophs, कौन सी होती है, रेडिएंट एनर्जी कन्वर्ट करती है इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, सन बाय द autotrophs, कंजप्शन ऑफ द autotrophs by heterotrophs, decomposition and mineralization of the dead matter to release them back for use by the autotrophs. These events are repeated over again and again, और इसमें क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी होती है टुवर्ड्स हायर ट्रॉफिक लेवल। लो ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल में क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है। मतलब देख, और ये पूरे चैप्टर में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है, देख यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट क्या होता है, देख यहाँ पे सबसे पहले लाइन आई तो यहाँ से आगे जाएगी, तो ये इस पीछे नहीं रखता, ये इसको खाएगा, ये इसको नहीं खा सकता, ये इसको खाएगा, ये इसको नहीं खा सकता। तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी ऐसी ही ट्रांसफर होती है एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल है। अगर ये भी इसको खा लेगा, ये भी इसको खा लेगा तो बाई डायरेक्शन हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो पूरे चैप्टर में 2-3 जगह लिखा हुआ है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और ये बताया मैंने, डीकम्पोजर फ्लैजिलेट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक और रेडिएंट एनर्जी ऑटोट्रॉफ से, ठीक है, ये सब हो गया। अब हम आते हैं इधर, अब बोलते हैं, हम पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी भी होता है, सोलर एनर्जी क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। मतलब सबसे बेसिक यूनिट कौन से है, सोलर एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, मतलब सोलर एनर्जी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोसिस्टम के लिए, फंक्शन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। अब आती है इनकी डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा पेज PYQ पेज है। क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन डिफाइंड होता है अमाउंट में। क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन अमाउंट है, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट है, प्रोडक्टिविटी रेट होता है, और प्रोडक्शन अमाउंट है, अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसे क्या बोलते हैं हम, एडिटिव होनी चाहिए। जबकि इसमें और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, सेम लगता है, तो ठीक है ना। पर ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया होता है ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसे बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्शन।
और एक्सप्रेस करते हैं वेट में ग्राम मीटर स्क्वायर मतलब ग्राम पर मीटर स्क्वायर या एनर्जी में किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब रेट जो होता है वो होता है प्रोडक्टिविटी और जो अमाउंट होता है वो होता है प्रोडक्शन। और इसको एक्सप्रेस करते हैं और इसमें क्या करते हैं टाइम से डिवाइड करते हैं प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में क्या है रेट है और रेट को टाइम से देखोगे तो इसको टाइम से डिवाइड करते हैं। ये क्या होता है ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर हो जाता है और किलो कैलोरी ग्राम पर ईयर होता है, क्योंकि इसको पर ईयर देखते हैं ना कि पर महीना। ठीक है ना। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इट कैन डिवाइड इंटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है इकोसिस्टम की रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बस इसमें और प्राइमरी प्रोडक्शन में दिक्कत मत करजियो। ये का लिखा हुआ है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितना भी प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मतलब जितना भी प्रोडक्शन बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो सारा क्या होता है ग्रॉस होता है। और ग्रॉस क्या होता है बड़ा होता है, उसमें से माइनस करते हैं रेस्पिरेटरी लॉस तो एनपीपी बचता है। ठीक है। तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन इज यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेज को क्या बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और ये आर को क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉसेज बोलते हैं। ये मेरे पेपर में आया हुआ था। ठीक है। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है अब देख। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स मतलब हार्बिवोरस या डिकम्पोजर्स। मतलब जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स ने सन से एनर्जी ली तो प्लांट्स ने एनर्जी बनाई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पर अपना रेस्पिरेशन भी तो करेगा तो माइनस रेस्पिरेशन लॉस एनपीपी बचेगा। तो एनपीपी अवेलेबल होगी सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को। मतलब अगर उसको हार्बिवोर खाएगा तो क्या खाएगा, हार्बिवोर खाता है तो वो क्या खाता है एनपीपी खाता है। अब हार्बिवोर खाएगा, अब हार्बिवोर रेस्पिरेशन एनपीपी खाई, अब हार्बिवोर ने रेस्पिरेशन लॉस किया तो उसका भी एनपीपी बनेगा। और उसका एनपीपी कौन खाएगा, उसका एनपीपी कार्निवोर खाएगा। समझ रहा है। तो क्या होता है हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए क्या होती है एनपीपी अवेलेबल होती है। ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर कंज्यूमर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हेटेरोट्रॉप्स कर देते हैं तो ध्यान रखियो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हेटेरोट्रॉप्स। अब जो हेटेरोट्रॉप्स खाना बनाएगा कार्निवोर के लिए उसे बोलेंगे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सी होती है जो प्लांट बनाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन सी होती है जो हेर्बिवोर बनाते हैं कंज्यूमर बनाते हैं कार्निवोर के लिए उसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज़ पे। हाँ जितना ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ होगी बढ़िया होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ऑफ इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया ऑल्सो डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा प्राइमरी प्रोडक्शन होगा। Therefore, it varies in different types of ecosystem. The annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 बिलियन टन है और ड्राई वेट में। और इस चैप्टर में हर जगह ड्राई वेट ही आएगा, फ्रेश वेट नहीं आता है, ध्यान रखियो। क्योंकि ड्राई वेट का मेजरमेंट ही बढ़िया होता है। अगर फ्रेश वेट लेगा तो उसमें वाटर भी होगा और वाटर हमें नहीं चाहिए होता, वाटर काउंट नहीं करते हैं कभी मास में। ठीक है। तो क्या होता है और हाँ जो 170 बिलियन टन है ना और ये 55 बिलियन टन ये जो भी है ये सब क्या है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ये सब क्या है एनपीपी है। ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये माइनस रेस्पिरेशन लॉस वाली एनपीपी है, ध्यान रखियो। और जीपीपी माइनस आर इजिकल टू एनपीपी और जीपीपी इजिकल टू एनपीपी प्लस आर हो जाता है, दोनों सकता है। तो एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर पूरे अर्थ में कितनी बनती है 170 बिलियन टन बनती है। उसमें से पूरे अर्थ में 70% तो वाटर ओशंस होते हैं और 30% लैंड होता है। तो 70% में से जो ओशंस जितनी प्रोडक्टिविटी करता है वो है 55 बिलियन टन्स। ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस आर ओनली 55 बिलियन टन्स रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑफ लैंड। मतलब ओशन 70% ऑक्यूपाई करते हैं तो 55 बिलियन टन्स हैं और लैंड 30% ऑक्यूपाई करते हैं तो इनकी 115 बिलियन टन्स हैं। ऐसा क्यों, उसकी ओशंस तो ज़्यादा होते हैं क्योंकि ओशंस में क्या करती है लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है अच्छे से अंदर तक। और क्या होता है नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, समझ गया। नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर होता है और लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है डीपर लेयर ऑफ ओशंस में, तो वहाँ के प्लांट्स इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं शो कर पाते हैं, इसलिए कम प्रोडक्टिविटी होती है वाटर की। वही लिखा हुआ है डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विथ योर टीचर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन 420 माइनस 300 मतलब ये हो गया। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में टाइम से डिवाइड भी करते हैं तो वो 3 महीने से डिवाइड भी करेंगे, ये होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये प्राइम और ये यूनिट ध्यान रखनी है, मेरे बोर्ड में भी आई थी ग्राम मीटर स्क्वायर किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर
ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये प्रोडक्टिविटी है और वो प्रोडक्शन है। प्रोडक्टिविटी में टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन बाय प्लांट्स होता है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बाय कंज्यूमर्स होता है। और सोलर एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोसिस्टम के फंक्शन और सस्टेन करने के लिए। अब प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्शन में वेट ग्राम मीटर स्क्वायर होता है और एनर्जी किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर होती है। और ये -2 है, ध्यान रखियो, मतलब ये किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर है, तो ये -2 है, मीटर स्क्वायर करते ध्यान रख दियो, -2 आएगा, ध्यान रखियो। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है टाइम से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ईयर आ जाता है और ईयर यहाँ पे आ जाता है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस मोर ऑन लैंड होती है वाटर से, क्योंकि लैंड पे क्या होता है, लाइट अच्छे से पेनिट्रेट करती है, भले 30% एरिया होता है पर अच्छे से पेनिट्रेट करके बढ़िया प्रोडक्टिविटी शो करती है। अब टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, 2 तरह की होती हैं, जीपीपी और एनपीपी। और ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसकी डेफिनेशन और प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन सेम सी है, बस उसमें क्या लिखा हुआ है, ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, थोड़ा ज़्यादा वर्ड डाल रखे हैं, ध्यान रखियो। मैं सेम है, फंस जाते हैं इसके अंदर, 2022 में मैं फंस चुका था नेट पेपर क्वेश्चन में। फिर क्या बोल रहा है, एनपीपी का होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप्स। मतलब हेटेरोट्रॉप्स जो खाएंगे ना, जो अनदर टाइप लेवल के लिए एनर्जी कौन सी अवेलेबल होती है, वो होती है एनपीपी, ठीक है ना। और आर क्या होता है, रेस्पिरेटरी लॉस होता है। एनपीपी अवेलेबल होती है फॉर अदर ट्रॉफिक लेवल, मतलब एनपीपी मिलता है हार्बीवोर को प्लांट से, फिर कार्निवोर को एनपीपी मिलेगा हार्बीवोर से, बिकॉज हार्बीवोर को जो आर यूज़ कर लेगा ना, और जीपी -आर होती है एनपीपी। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर होता है, और इनमें जीपीपी एनपी नहीं होता है। अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज होता है एट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स करती है प्लांट स्पीसीज पे, मतलब जैसे वेजिटेशन है, टाइप है कैसा वेजिटेशन का, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, टेम्परेचर बढ़िया है, CO2 बढ़िया है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स पे, और टाइप ऑफ इकोसिस्टम पे वेरी करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम में, ठीक है ना। फिर बोल रहा है एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर कितनी होती है, 170 बिलियन टन है, ड्राई वेट लेते हैं, इसमें 70% ओशन है जिसकी सिर्फ 55 बिलियन टन है, और लैंड की 115 है, और ये एनसीईआरटी में नहीं दी है, सिर्फ ये दोनों दी हुई हैं। तो हमें पता होना चाहिए 30% लैंड है तो उसकी कितनी होगी, इसके जो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी। और 70% ओशन है, 30% लैंड है, लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा और वाटर की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, ये बताना है। इसका रीज़न होता है इन वाटर लाइट पेनिट्रेशन नॉट गो इन डीपर लेयर सो नो फोटोसिंथेसिस। और सेकंड रीज़न होता है नाइट्रोजन फैक्टर होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है इन डीप सी में ऑन लैंड, और ये नीट पेपर क्वेश्चन में दे रखा था कि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। फिर ऑन लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ज़्यादा होती है, फिर टेम्परेट में होती है, फिर ग्लास लैंड में, फिर डेजर्ट में, फिर टुंड्रा में, वाटर में, कोरल रीफ में, एस्चुरी में, ओशन में, फिर पॉन्ड्स में। और इसके अंदर देखा जाए तो फिर दोनों में कंपेयर करें तो कोरल रीफ में ज़्यादा होती है, कि कोरल रीफ क्या होता है, शैलो वाटर में होते हैं, बहुत लैंड पेनिट्रेट करती है, ठीक है। फॉर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल विच इज़ अवेलेबल फॉर हार्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर इज एनपीपी विच इज़ अवेलेबल। 100 कमाए 20 खर्च करे तो 80 बचे, तो 80 एनपीपी है, तो वही तो हार्बीवोर खाएगा ना। कैन जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी, क्या जीपीपी एनपी के बराबर सकती है, नहीं। पेट्रोल का पैसा कौन देगा भाई, रेस्पिरेशन कौन करेगा, जिंदा नहीं है तू, रेस्पिरेशन करेगा ना, तो एनपीपी के बराबर नहीं होगी। जीपीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीपी, हाँ सही बात है, ये तो होती है। 100 कमाता है 20 खर्च करके एनपीपी 80 कर जाता है ना। क्या एनपीपी 0 हो सकता है, हाँ एनपीपी 0 भी हो सकता है। क्या होता है, सारा जितना तुमने खाया उतना सारा रेस्पिरेशन लॉस में चले जाए। जैसे कि विंटर में क्या होता है, जितना कमाते हो उतना ही सारा रेस्पिरेशन कर देते हैं प्लांट्स या बर्ड्स, तो क्या हो जाता है, उतनी एनपीपी 0 बचता है। अब आता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, डीकम्पोजिशन की एक एक वर्ड ध्यान होना चाहिए, इस पूरे पेज के एक एक वर्ड ध्यान होना चाहिए, सारा क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है ना। और अब तो आगे का सेकेंडरी सेक्शन ये सब तो कट चुका है, अब साथ जितना क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। डीकम्पोजिशन क्या होता है, सुन, डीकम्पोजिशन में क्या होता है, अर्थवर्म बीइंग रेफर टू एज अ फार्मर फ्रेंड बिकॉज अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड बोलते हैं। और अर्थवर्म क्या होता है, डेट्राइटिवोर्स होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेट्राइटिवोर्स, एग्जाम्पल अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होते हैं, डेट्राइटिवोर्स होते हैं, बीइंग रेफर टू एज फार्मर फ्रेंड, क्योंकि बिकॉज वो हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को मैटर को, एज वेल एज लूजनिंग करता है सॉइल की, सॉइल के अंदर ऐसे ऐसे घुस के ऐसे घूमता रहता है, तो सॉइल को लूज कर देता है ना, और ये करता है ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक को। फिर डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन है डीकम्पोजर्स ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में। हाँ, कभी भी जो चेंज होगा वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक होता है, कभी भी डीकम्पोजिशन होगा या कुछ भी होगा वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक में फिर CO2 ये सब आता है, ठीक है। तो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स
क्या बोल रहा है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। एंड द प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर को बोलते हैं डेट्राइटस। मतलब डेट्राइटस में डेड प्लांट भी आते हैं और डेड एनिमल्स भी आते हैं और फीकल मैटर भी आता है, इंक्लूडिंग फीकल मैटर वो भी आता है। तो डेट्राइटस किससे बना होता है, ध्यान रख लियो, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स और फीकल मैटर भी होता है। जो क्या होता है, डेट्राइटस क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है फॉर डीकम्पोजिशन के लिए। फिर 5 स्टेप होते हैं फॉर डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन तो एक बड़ी यूनिट है, उसके अंदर 5 स्टेप आते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। और इसको हमने याद रख रखा है, फल लेके चला हूँ मैं, फल लेके चला हूँ मैं। फिर बोलते हैं हम डेट्राइटिव वर्ड। सबसे पहला कौन सा आता है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डेट्राइटिव वर्ड्स एग्जांपल अर्थवर्म। ब्रेक डाउन करते हैं डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल में, और ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये आया हुआ है पीवाईक्यू में, 3-4 बार रिपीट हुआ है। तो क्या बोल रहा है, डेट्राइटिव वर्ड्स एग्जांपल अर्थवर्म। ब्रेक डाउन करते हैं डेट्राइटस मतलब छोटे बड़े को छोटे में, स्मॉलर पार्टिकल्स में, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है और डायरेक्ट आती है। फिर ये होता है, सेकंड प्रोसेस होता है लीचिंग। बाय द प्रोसेस लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स डाउन मूव कर जाते हैं सॉइल हॉरिजॉन में एंड प्रेसिपिटेट जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट। प्लांट को भी नहीं मिलते हैं, वो अंदर डीपर लेयर में चले जाते हैं। ये होता है तेरा वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मूव कर जाते हैं। फिर थर्ड आता है कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म सी से मतलब केमिकल चेंज होता है। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को इनटू और सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स मतलब 1, 2, 3 मतलब फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म स्टेप्स इन डीकम्पोजिशन ऑपरेट होते हैं साइमल्टेनियस ऑन द डेट्राइटस। मतलब ये क्या होते हैं, तीनों स्टेप्स का होते हैं डेट्राइटस पे, साइमल्टेनियस नहीं होते हैं, मतलब एक साथ हो रहे होते हैं। जबकि ह्यूमिफिकेशन 4th स्टेप और 5th स्टेप मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑन द सॉइल। वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन जब हो रहा होता है सॉइल का तब होते हैं। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन लीड करता है एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर अमॉर्फस सब्सटेंस, जिसे बोलते हैं हम ह्यूमस, जो हाई रेजिस्टेंस होता है माइक्रोवेव एक्शन के और अंडरगो डीकम्पोजिशन वेरी स्लो रेट और कोलोइडल इन नेचर होता है और सर्व करता है एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और क्या होता है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं दिया। ठीक है, ये होता है। और ये होता है ह्यूमिफिकेशन के अंदर। अब ह्यूमस तो 4th में बन चुका है, 4th में ह्यूमस बन चुका है। अब 5th में क्या होगा, अब ह्यूमस का डिग्रेडेशन होगा, तो ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। अब क्या हुआ है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आप सीधे सॉइल में चले जाएंगे एंड अकर्स बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। तो अब ह्यूमस तो 4th में बना था, 4th स्टेप ह्यूमिफिकेशन था, उसमें ह्यूमस बना। अब क्या होगा, अब 5th में क्या होगा, ह्यूमस का डिग्रेडेशन होगा। तो ये आता है, और ये पेपर में पूछा था ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय मिनरलाइजेशन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, डीकम्पोजिशन क्या है, एक लार्जली एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। डीकम्पोजिशन क्या है, एक लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ऑक्सीजन चाहिए होता है, मतलब डीकम्पोजिशन क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस है। द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन कंट्रोल होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस का, मतलब डेट्राइटस किससे बना हुआ है, और क्लाइमेटिक फैक्टर से। फिर डीकम्पोजिशन रेट स्लोअर होता है अगर डेट्राइटस रिच होगा लिग्निन या काइटिन में, क्योंकि लिग्निन और काइटिन तो इंडस्ट्रक्टिबल होती है, तो उसे डिग्रेड करना मुश्किल होता है, तो बहुत टाइम लेता है। तो डीकम्पोजिशन रेट क्या आता है, स्लो जाता है इफ डेट्राइटस रिच होगा लिग्निन या काइटिन में, और ये 2022 में आया हुआ था। और डीकम्पोजिशन जब फास्ट कब होगा, अगर डेट्राइटस रिच होगा नाइट्रोजन में और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स में। ठीक है ना। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जो रेगुलेट करते हैं डीकम्पोजिशन को। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर करता है डीकम्पोजिशन को, मतलब डीकम्पोजिशन फास्ट कब होगा, जब वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा। जब लो टेम्परेचर होगा और एनारोबिक कंडीशन होगी तो इनहिबिट करेगा डीकम्पोजिशन को और रिजल्ट करेगा बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, लो टेम्परेचर में और एनारोबिक्स मतलब लो माइनस एब्सेंस ऑफ O2 मतलब लो O2 होगा तो डीकम्पोजिशन इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि डीकम्पोजिशन क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो फार्मा का फ्रेंड होता है अर्थवर्म, ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, लूजनिंग ऑफ सॉइल भी करता है। डेट्राइटस डेड प्लांट, डेड एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर, रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन। फ्रैगमेंटेशन डेट्राइटिवर्स अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस को स्मॉल पार्टिकल में। और क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, सिर्फ बड़े से छोटा बनता है। फिर क्या होता है, लीचिंग होता है, लीचिंग नीचे चले जाता है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू सॉइल हॉरिजॉन एंड गेट्स प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। फिर क्या होता है, कैटाबोलिज्म सी से मतलब केमिकल चेंज, मतलब बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में।
फिर होता है तेरा ह्यूमिडिफिकेशन, लीड्स करता है एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर अमोर्फस सब्सटेंस ह्यूमस, हाई रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगो डीकम्पोजिशन एट वेरी स्लो रेट, कोलोइडल इन नेचर, रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। और हमने कैसे याद करा है डीकम्पोजिशन को? डीकम्पोजिशन का होता है ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस CO2 वाटर और न्यूट्रिएंट्स बनते हैं। और स्टेप क्या होता है? फलकम फलक चल हम साथ तेरे, जैसे ऐसा कर ले, या फल लेके चले हम, फल लेके चला हूँ मैं, फल लेके चला हूँ मैं, ठीक है। और क्या होता है 1 2 3 मतलब कैटाबोलिज्म तक साइमल्टेनियसली होते हैं डेट्राइटस पे, और फोर्थ और फिफ्थ डीकम्पोजिशन जब हो रहा होता है सॉइल का तब होते हैं। फिर मिनरलाइजेशन, अब तो ह्यूमस बन चुका है फोर्थ स्टेप में, अब क्या होगा फिफ्थ स्टेप में? ह्यूमस का डिग्रेडेशन होगा। तो ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स और रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मूव इनटू सॉइल। लास्ट में सॉइल में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ही तो आएंगे, मिनरलाइजेशन। अब होता है डीकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, एरोबिक कंडीशन फेवर करती है डीकम्पोजिशन को। और रेट ऑफ डीकम्पोजिशन कंट्रोल बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, क्लाइमेटिक फैक्टर, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन स्लो कब होगा? जब डेट्राइटस रिच होगा कार्टिन और लिग्निन में, तब वो टूट नहीं पाएगा। और जब लो टेम्परेचर होगा और लो O2 होगा, मतलब एसेंस ऑफ O2 होगा तब, ठीक है। फास्ट कब होगा? जब वो रिच होगा नाइट्रोजन में और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस शुगर में। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा तब, और एरोबिक कंडीशन होगी तब, और जब टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा तब। फाइनल प्रोडक्ट कब क्या होता है डीकम्पोजिशन का? फाइनल प्रोडक्ट हो गया डीकम्पोजिशन का इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो मूव कर गए थे, अनेबल सॉल्ट्स बनने चुके थे लीचिंग में, वो बना। एक CO2 तो बनता ही बनता है क्योंकि डीकम्पोजिशन हो रहा है, और H2O बनता है। तो कॉमन सब्सटेंस क्या होता है? रेस्पिरेशन और ब्रेकडाउन में CO2 बनता है, दोनों का ध्यान हो तो। रेस्पिरेशन चैप्टर 14 में पढ़ा था और यहाँ पढ़ रहे हैं। और डेट्राइटस फूड चेन बिगिन करती है डेड ऑर्गेनिज्म से, ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से। डेट्राइटस डेड से चालू होती है, ध्यान रखियो। फंजाई आर मोस्ट मेजर डीकम्पोजर्स होते हैं, नीड हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ठीक है। और कोलोइडल नेचर होता है, ध्यान रखियो। वहाँ में मोस्ट में फेवर करती है। डीकम्पोजिशन स्लो होता है, क्विकर होता है, नाइट्रोजन फास्ट बता दिया, लो इनपुट बता दिया। और हाँ, डीकम्पोजर्स इन सॉइल्स अगर मेरे को देखना है तो देख यहाँ छुपा के लिख रखा है माइट्स भी। हमें पता है डीकम्पोजर्स एक्वेटिक के कौन कौन होते थे। एक्वेटिक्स के हमारे डीकम्पोजर्स कौन कौन थे? एक्वेटिक के डीकम्पोजर्स हमारे थे, यहाँ पे जो फ्लैजेला भी था, बैक्टीरिया था और फंजाई था। और यहाँ पे छुप के लिख दिया माइट्स। तो माइट्स मतलब चूहे भी होते हैं डीकम्पोजर्स। अर्थवर्म तो होता ही होता है, पता है। बैक्टीरिया भी होता है, फंजाई भी होता है, और माइट्स भी होते हैं, ध्यान रखियो। तो डीकम्पोजर्स इन सॉइल में माइट्स भी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम तेरा एनर्जी फ्लो में। अब आते हैं हम एनर्जी फ्लो पे। एनर्जी फ्लो क्या होता है? एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन क्या है? ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑल सी इकोसिस्टम ऑन अर्थ एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, क्योंकि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक ज्वालामुखी होती है, वो खुद ही डीप ओशंस में सन की तरह काम कर रहा होता है। और वैसे सन क्या होता है? एक पूरे इकोसिस्टम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ऑफ द इंसिडेंट सोलार रेडिएशन, मतलब ISR लेस देन 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार होती है। मतलब इंसिडेंट रेडिएशन क्या होती है? जो इंसिडेंट रेडिएशन सोलार रेडिएशन मतलब जो सोलार से एनर्जी आई, ठीक है ना, वो कितनी आती है? जैसे कि सन से एनर्जी आई तो वो कितनी आती है? लेस देन 50% ही आती है, जिसे बोलते हैं हम पार। 50% लेस देन क्यों आती है? क्योंकि आधी UV रेज में टक जाती हैं, तो लेस देन 50% ही आती हैं, ठीक है ना, 2 से 5%। और वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो फिक्स करते हैं सन रेडिएंट एनर्जी टू मेक करते हैं फूड सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मटेरियल। प्लांट कैप्चर करता है ओनली 2 से 10% ऑफ पार। मतलब क्या करता है? प्लांट्स मतलब प्लांट्स के पार मतलब जो मतलब धरती पे आई वो तो लेस देन 50% आती है पार। फोटोसिंथेटिक रेडिएशन धरती पे कितनी आती है? 5 से 10%। उसमें से प्लांट कितनी यूज करता है? 2 से 10% ऑफ पार, या 1 से 5% ऑफ ISR। मतलब जो सन से आई थी इंसिडेंट सोलार रेडिएशन, जो सन से आई थी, वो 1 से 5% होता है, और ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, ध्यान रखिए। 1.515 है, 210 है और 50% है। फिर क्या बोल रहा है ये? and a small amount of energy sustains the entire living world. So it is very important to note that how the solar energy captured by plants flow through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producer. सही बात है, प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं either directly या indirectly. So you find unidirectional flow of energy होता है from the sun to producer and then producer to consumer. और ये क्या होता है? ये कीप करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब क्या करता है? ये एनर्जी फ्लो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, पर क्या करता है? फर्दर इकोसिस्टम नॉट एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो नहीं करता है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एंट्रोपी इंक्रीज होता है
जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है वैसे एंट्रोपी इंक्रीज होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, नेदर एनर्जी बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर। सही बात है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, बनती भी नहीं है। कंज्यूमर्स प्लांट से हेरियोर खाता है, हेरियोर तो हेरियोर खाता है, सिर्फ ट्रांसफर होती है। ठीक है, और दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। ठीक है, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, हार्बिशियस एंड वुडी प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, हार्बिशियस होते हैं और क्या होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं। लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक सिस्टम्स के अंदर कौन सा होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, एल्गी होती है और हाइयर प्लांट्स होते हैं। मेजर कौन सा होता है, मेजर प्रोड्यूसर होता है एक्वेटिक के अंदर फाइटोप्लैंक्टन, जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा होता है, सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर होता है। ये तो तेरा प्रोड्यूसर की बात हो गई, मतलब ट्रॉफिक 1 लेवल की बात हो गई। और ट्रॉफिक 2 लेवल की बात मतलब कॉमन हार्बीवोर कौन कौन से होते हैं टेरेस्ट्रियल पे, इंसेक्ट, बर्ड और मैमल्स होते हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वेटिक सिस्टम में मोलस्का होती हैं। कौन होती हैं, एक्वेटिक सिस्टम में मेजर कौन सी होती है, मोलस्का होती हैं, ना कि जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर है, हार्बीवोर है, पैम भी कंज्यूमर है, पर मेजर कौन सी होती है, मोलस्का होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फिर ये बोलता है द चेन और वेब इज फॉर्म्ड होती है बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी की वजह से फॉर्म होती है। बिकॉज ये रखा है AR बन सकता है। नो एनर्जी ट्रैप होती है इन टू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इट फॉर एवर। एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर हैंस इधर पास होगी कंज्यूमर में, या तो हेर्बीवोर मर जाएगा या तो ऑर्गेनिज्म डाई, पर कभी भी वो स्टोर करके नहीं रख सकता है, या तो पास होगी एक से दूसरे में। फिर क्या बोल रहा है, डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डिट्राइटस फूड चेन। मतलब डिट्राइटस फूड चेन की बिगिनिंग किससे होती है, डेथ से होती है, ना कि लिविंग मटेरियल से। फिर क्या बोल रहा है, ऑन एनिमल्स एक्सेप्ट डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स, दे आर हैंस कॉल्ड कंज्यूमर बोलते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। इफ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स तो प्लांट से क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स टर्न ईट द प्लांट और प्रोड्यूसर इज बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। फिर कौन आगे बता दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है तेरा, अब बोल रहा है डिट्राइटस फूड चेन को क्या बोलते हैं हम, सेप्रोफिटिक फूड चेन बोलते हैं, क्योंकि डिकम्पोजर्स को ही बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स, और या तो रिड्यूसर्स बोलते हैं, ये तीनों एक ही होते हैं। तो डिट्राइटस फूड चेन बिगिन होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ना कि लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, और इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स एक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तभी तो दूसरों को काट के खाते हैं, तभी तो डिकम्पोज करते हैं। हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं गधे, ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, वरना अपना खाना खुद बना लेंगे, नहीं, दूसरे खाते हैं, दूसरों को डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। और मेनली कौन होता है, फंजाई और बैक्टीरिया। और मेरे को पता है बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया मोनेरा होता है और मेनेरा ऑटोट्रॉफिक होते हैं। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, दोनों होते हैं, पर ये कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायर बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। दे ऑल्सो नोन एज सेप्रोफाइट्स, सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रो मतलब डिकम्पोज, डिकम्पोजर सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं डेड वेस्ट मटेरियल को इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली अब्सॉर्ब बाय देम। फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में GFC मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो होता है, ये ध्यान रखना है। एक्वेटिक सिस्टम में GFC मेजर होता है DFC से, इसको हम रख लेंगे AgOg, लोजी सुनोजी, Ag। ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, एज अगेन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ डिट्राइटस फूड चेन। मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में DFC मेजर होता है। फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टेरेस्ट्रियल में DFC ज़्यादा होता है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल में रोड पे क्या पड़ा होता है, रोड पे डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है, तो DFC ज़्यादा होगा। पर एक्वेटिक सिस्टम में GFC ज़्यादा होता है, समझ गया। और GFC की फुल फॉर्म नहीं लिख रखी है, ग्रेजिंग, हाँ ग्रेजिंग फूड चेन। GFC मतलब ग्रेजिंग फूड चेन और DFC मतलब डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, डेट्राइटस फूड चेन कनेक्टेड होती है ग्रेजिंग फूड चेन से एट सम लेवल पे। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ DFC प्रे होते हैं GFC के लिए। कुछ ऑर्गेनिज्म DFC के प्रे होते हैं, GFC के मतलब DFC वाले GFC को भी खाते हैं इन नेचुरल इकोसिस्टम में। सम कॉकरोच और क्रो या ह्यूमन या स्पैरो क्या होते हैं, ओमनिवोर होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, T2 पे भी मिलेंगे, T3 भी मिलेंगे, मतलब इसको भी खा लेंगे, उसको भी खाते हैं। जैसे ह्यूमन डायरेक्ट लीव्स भी खा सकता है और डायरेक्ट हार्बीवोर भी खा सकता है, मतलब T1 और T2 दोनों खा सकता है। ठीक है ना। ऐसी क्रो होता है, ऐसी कॉकरोच होता है। ठीक है। और दीज नेटर इंटर कनेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑफ फूड चेन को बोलते हैं फूड वेब। और डायरेक्ट डेफिनेशन की लाइन आती है, नेचुरल इंटर कनेक्शन ऑफ फूड चेन को बोलते हैं फूड वेब।
फिर क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करते हैं प्लेस इन अ नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स। और ये एयर का क्वेश्चन बन सकता है, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। मतलब ट्रॉफिक लेवल स्पीशीज़ के लिए नहीं होता है, फंक्शन लेवल होता है, आगे बताऊंगा। पर ये बेस किस पे होता है, बेस होता है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म पे। मतलब कौन किस तरह न्यूट्रिशन की तरह काम कर रहा है, प्लांट पहला न्यूट्रिशन की तरह काम कर रहा है, फिर हर्बीवोर दूसरा न्यूट्रिशन की तरह काम कर रहा है, उसके लिए फंक्शनल रोल पे ट्रॉफिक लेवल बनता है, ना कि स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ से बदल भी सकती हैं, जैसे कि ह्यूमन तो प्लांट को भी खा सकता है, तो वो तो T2 भी हो सकता है और T3 भी हो सकता है, क्योंकि वो बकरी को भी खा लेगा। तो किसकी बेस होती है, वो होती है न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है ना। और यहाँ भी लिखा हुआ है, वन मस्ट रिमेंबर दैट ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स करते हैं फंक्शनल लेवल, ना कि स्पीशीज़ को। समझ रहे हैं ना, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, स्पीशीज लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन, उसे बोलते हैं हम ट्रॉफिक लेवल। और वो किस पे बेस होता है, अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स बिलोंग होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड कार्निवोर्स और थर्ड। फिर मैंने क्या बोला, प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और फिर ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं, कन्वर्टर्स भी बोलते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स से बोलते हैं, क्योंकि अपना खाना खुद बोलते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक होते हैं, इसमें फाइटोप्लैंक्टन होता है, और फाइटोप्लैंक्टन नदी के अंदर होता है सबसे पहला। एक्वेटिक के अंदर सबसे पहला कॉमन वो कौन सा था, प्रोड्यूसर कौन सा था, फाइटोप्लैंक्टन था, जो मैंने यहाँ पढ़ा था एनर्जी फ्लो के अंदर, ये रहा फाइटोप्लैंक्टन मेजर था। फिर आता था जू प्लैंक्टन, जो कॉमन कंज्यूमर था, जो हम डिकम्पोजर से हमने पढ़ा था। और ग्रास ओवर भी होता है, और कौवा भी यहीं पर है, ध्यान रखिए। ग्रास ओवर भी कौन सा है, यहीं पर है, सेकेंडरी वाला। फिर बर्ड, फिशेज और वॉल्व, फिर मैन और लायन, टर्शरी कंज्यूमर और टर्शरी कार्निवोर, ये हो गया। फिर कार्निवोर सेकंड, ये होगा तेरा प्राइमरी कार्निवोर या सेकेंडरी कंज्यूमर, या टर्शरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोर, ठीक है ना। हाँ, और क्या होता है, ये क्या बोल रहा है, 3 से 5 ट्रॉफिक लेवल ही होते हैं, मतलब 1 2 3 4, 3 से 4 ही होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ एनिमल नहीं सॉरी जैसे कि 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल इसलिए होते हैं, जैसे कि क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र करती है आगे। तो 100 की 10 जाएगी, 10 की फिर 1 ही जाएगी, फिर 1 की 0.1 जाएगी, तो उतना खर्चा लग जाएगा उसको चबाने में, जितनी एनर्जी इसको मिलेगी नहीं। इसलिए बहुत छोटी ही फूड चेन्स होती हैं, ना कि बहुत लंबी होती हैं। तो 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही मिलते हैं। और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे ये एनर्जी तो घटती जाती है 10%, सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होती है, पर रेस्पिरेटरी लॉस बढ़ता जाता है, उसको चबाने में खर्चा करना ज़्यादा पड़ता है। समझ रहे हैं ना। क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज करती है एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। हाँ सही बात है, जैसे जैसे तुम सक्सेस करोगे ट्रॉफिक लेवल, मतलब ऊपर तक जाते जाओगे, वैसे एनर्जी डिक्रीज करती है 10%। और ये दिया किसने था, ये दिया था लिंडमैन ने दिया था, 10% रूल लिंडमैन ने दिया था, ठीक है ना। वेदर वेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट कन्वर्टेड इनटू डेट्राइटस और डेड बायोमास दैट सर्व एज एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड करते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल पे फॉर द एनर्जी रिक्वायरमेंट। सही बात है। अबे मैं हूँ तो मैं तो अपने लोअर ट्रॉफिक पे ही करूँगा ना। ये लोअर ट्रॉफिक है, ये हाइयर है, ये उससे हाइयर है, ये उससे हाइयर है, तो ये लो से हाई जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ई ट्रॉफिक लेवल डिपेंड करता है लोअर ट्रॉफिक पे, ये तो इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये अपने लोअर पे डिपेंड कर रहा है ना। फिर ईच ट्रॉफिक लेवल का क्या होता है, सर्टेन मास होता है ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसे बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, और उसकी एडिटेड डेफिनेशन आती है, ध्यान रखियो, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करते हैं 2 तरीक़ों से, मास देख लो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बायोमास, या नंबर इन अ यूनिट एरिया नंबर देख लो, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। फिर बोल रहा है बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश या ड्राई वेट में कर सकते हैं। बायोमास और स्पीशीज एक्सप्रेस करते हैं 2 टर्म में, फ्रेश और ड्राई वेट, जिसमें मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट क्या होती है, मोर एक्यूरेट होती है। तो कहीं भी दिखे तो ड्राई वेट को ही करना है, ध्यान रखियो। और ये हमारी स्टैंडिंग क्रॉप है, और स्टैंडिंग स्टेट हम आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में। स्टैंडिंग स्टेट फॉर इनऑर्गेनिक मैटर होती है, और ये किस लिए होती है, ये क्या होती है, ये होती है सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल के लिए, ठीक है ना। और ये ग्राफ है, इसका अपना मास है, इसका अपना मास है, इसका अपना मास है, तो ये क्या है, अपने अपनी स्टैंडिंग क्रॉप है। मतलब किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे सारे मेंबर का बायोमास
को बोलते हैं हम, कितना बायोमास हर ट्रॉफिक लेवल पे बन रहा है इसे बोलते हैं एक टाइम पर स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है ना। फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड एल्टन ने जाता है, एल्टन पिरामिड, जो हमें याद नहीं रखना है। इसका बेस ऑफ पिरामिड ब्रॉड होता है और नैरो होता है एपेक्स पे, मतलब ऐसा नैरो होता जाता है, मतलब यहाँ से ब्रॉड फिर नैरो 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 नैरो, मतलब अपराइट वाला बता रहा है ये। इकोलॉजिकल पिरामिड का होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टू शो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन टर्म्स ऑफ नंबर में, बायोमास में, एनर्जी में, 3 में ही हम डिफाइन करते हैं। और हाँ, ये डायग्राम देखा जाएगा तो इन सब डायग्राम का बाप कौन है, डिकम्पोजर से है। मतलब प्लांट अगर मरेगा तो उसको भी डिकम्पोजर खाएंगे, अर्थवॉर्म मरेगा तो उसको भी डिकम्पोजर खाएंगे, स्पैरो मरेगा उसको भी डिकम्पोजर खाएंगे, वल्चर मरेगा तो भी उसको खाएंगे। तो ऑल आर ईटन बाय डिकम्पोजर्स, मतलब डिकम्पोजर इन सबका बाप है, समझ रहे हैं ना। फिर बोल रहा है और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को एट ईच ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, मतलब बेस रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और अपेक्स रिप्रेजेंट करता है टॉप लेवल कंज्यूमर्स को, while the apex represents tertiary और top level consumer. The three ecological pyramids that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. ठीक है ना। अब सर हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसमें बोल रहा है ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स। देखिए पूरे 6 मिलियन लिखा हुआ है, मतलब रियल 584 मतलब 6 मिलियन है ये। 6 मिलियन प्लांट्स को 3 ही खा पा रहे हैं टॉप कार्निवोर, मतलब देख ले कितना ज़्यादा एनर्जी घट जाती है। सिर्फ 3 ही को 6 लाख प्लांट्स सिर्फ 3 लोगों का पेट भरवा रहा है, समझ रहा है। अब ये बोल रहा है जैसे कि हम देखा जाए पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो ये क्या होता है अपराइट शो कर रहा है, ये भी अपराइट है पर एक इन्वर्टेड है, और बस इन्वर्टेड पे ही 4 बार क्वेश्चन रखा है। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड में क्या होता है अपराइट होता है, इसमें भी होता है पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट होता है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन, मतलब ऊपर के जूप्लैंक्टन ज़्यादा होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कम होते हैं, और ये क्या होता है इन्वर्टेड शो करता है। और ये आइडियल पिरामिड है, ये भी क्या है अपराइट शो कर रहा है। अब इसके अंदर हम देखें तो इसमें क्या होता है, देख ये क्या है 10 लाख सनलाइट है, और ये डायग्राम एच बनाएगा और 10 लाख ही दे रखा हुआ डायरेक्ट, तो 10 लाख से 1% जाएगा, मतलब 2 जीरो हटेंगी, तो 2 जीरो हटेंगी तो कितना बचेगा 10,000 बचेगा। फिर 10,000 में से 10% ट्रांसफर होता है। देख जो सनलाइट से जो प्लांट्स कैप्चर करते हैं वो 2 से 10% करते थे, 2 से 10% ऑफ पार, मतलब 1 से 5% ऑफ ISR, तो 1% ही तो करते हैं ना, 1 से 5% मतलब 1% हो गया, तो 1% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन कैप्चर करते हैं, मतलब 10 लाख का 1% ही एनर्जी यहाँ पर जाएगी, समझ रहे हैं ना। फिर इस प्लांट से 10% जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो 10 लाख से 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर 10, ठीक है ना, ध्यान रखियो। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कि देखो 500 दे देगा, फिर बोलेगा T3 पे कितनी जाएगी, T3 पे कितनी बचेगी, तो ध्यान रखियो। और यहाँ लिखा भी हुआ है आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल और दैम इनटू NPP, और अवेलेबल कराते हैं एज NPP, ना कि GPP कन्वर्ट देते हैं, NPP प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसको जो खाएगा वो NPP खाएगा ना। अब देखते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर, हमने 3 देख लिए हैं, ग्रासलैंड में, एक्वेटिक में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड एक्वेटिक फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड एक्वेटिक फॉरेस्ट में। अब ये बोल रहा है पिरामिड ऑफ नंबर में ग्रासलैंड में देखा जाए तो ग्रास, अगर हम नंबर देख रहे हैं तो नंबर में तो सबसे ज़्यादा ग्रास ही होंगी, 10,000 1000 किलो कितनी होंगी, गिनती अनंत होंगी। फिर उससे कम क्या होंगे ग्रास ओपर्स होंगे, और उससे कम क्या होंगे स्नेक होंगे, तो अपराइट बनेगा। अगर हम एक्वेटिक में देखें तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000 2000 होते हैं, जू प्लैंक्टन कम होते हैं 100, फिश उससे भी कम होते हैं 10 होंगी 20 होंगी बस। पर फॉरेस्ट में अगर हम नंबर देखा जाए तो फॉरेस्ट में अगर तू देखेगा तो ट्री तो 10 होंगे, 10 पेड़ होंगे, पर उस पर क्या होंगी गॉट कितनी होंगी 100 होंगी, समझ रहा है ना। या मान के चल बर्ड कितनी होंगी 100 होंगी। तो ये क्या होता है इन्वर्टेड शो करता है, और ये ध्यान रखना है कि नंबर्स में फॉरेस्ट का इन्वर्टेड शो करता है, ना कि ग्रासलैंड में। फिर हम देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास जो NCERT में दे रखा है ये वाला, इसकी बात जिक्र करी गई है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है पर क्वेश्चन के टर्म्स में यहाँ दे रखा है ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को बाद में चला है। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास में देखा जाए तो ग्रासलैंड के अंदर जब हम मास देखेंगे, मास, तो मास में क्या होता है ग्रास का मास कितना होगा 10 ग्राम, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करके 10 किलो। फिर गोट का कितना होगा, गोट का होगा तेरा, गोट नहीं सॉरी ग्रास ऊपर का कितना होगा 100 ग्राम, 15 ग्राम, 15 ग्राम को 100 से मल्टीप्लाई करेगा 1500, पर ये ज़्यादा हो गया 10,000 है। फिर स्नेक का कितना होगा 100 ग्राम, 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 किलोग्राम।
1000 ग्राम, 1000 1 के ग्राम, के मतलब मैंने 1000 रखा है, तो ये भी क्या बन रहा है, अपराइटी बन रहा है, क्योंकि ग्रास का ज़्यादा आएगा। अगर हम एक्वेटिक में देखें तो उसमें उल्टा हो जाता है, और इन्वर्टेड हमें ये ध्यान रखना है, पानी में इन्वर्टेड है बायोमास का, एक्वेटिक सिस्टम में इन्वर्टेड है बायोमास का पानी में, ध्यान रखियो। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है, ये इसके हमने रखा है। फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज़्यादा होता है पर मास कम होता है, 1 ग्राम के होते हैं, तो 1000 होंगे तो 1000 ग्राम बनेगा। पर जू प्लैंक्टन अगर 15 भी होंगे, 100 होंगे और 15 ग्राम के, तो 1500 ग्राम हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। और फिश अगर 100 ग्राम की एक होंगी और 20 निकल गई या 30 निकल गई, तो 300 ग्राम जाएगा, उससे भी ज़्यादा 3000 ग्राम जाएगा, उससे भी ज़्यादा। तो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। और हम फॉरेस्ट में देखें तो 10 ट्री, और ट्री तो पता ही है 1 कुंटल खान होता है, तो गॉड तो कम पड़ जाएंगी। तो ये बात है ना, इसका भी क्या होगा, अपराइट ही होगा, क्योंकि पेड़ का मास ज़्यादा होता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी चाहे ग्रासलैंड में देख ले, चाहे एक्वेटिक में देख ले, चाहे फॉरेस्ट में देख ले, ऑलवेज अपराइट होती है, क्योंकि एनर्जी हमेशा घटती है आगे वाले ट्रॉफिक लेवल्स में। लोअर से हाइयर जाएगी तो क्या होगा, तेरा घटेगी एनर्जी। फिर हमें एक चीज़ ये देखनी है कि जो होती है तेरा, हाँ एक और होता है जो एनसीईआरटी में नहीं है पर आ सकता है, कि अर्न शेप या स्पिंडल शेप या लूटा जैसा बनता है। कौन सा, ये तेरा बनता है तेरा ग्रास लैंड के, अगर हम देखें, अच्छा हाँ ये वाला पूछ रहा है, ये वाला, अच्छा ये बताऊँगा, बताता हूँ, जब जाओ। और हाँ ये मैं बताता हूँ, पैरासिटिक फूड चेन भी इन्वर्टेड होता है, क्योंकि क्या होते हैं, एक ट्री होता है उसमें 1500 स्मॉल बर्ड होती हैं, उसमें 1000 पैरासाइट होंगे, पैरासाइट एक्टो पैरासाइट तो बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो ये भी क्या होता है, इन्वर्टेड ही होता है। ये मैं बताता हूँ, ये वाला ना, ये वाला ये दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉफिक लेवल। अगर हमें बायोमास या नंबर कुछ भी कैलकुलेट करना है तो उस ट्रॉफिक लेवल पे हर एक ऑर्गेनिज्म का इंक्लूड करेंगे नंबर या और बायोमास एट ई ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना। फिर बोल रहा है नो जनरलाइजेशन, मतलब नहीं लेंगे, वी मेक विल बी ट्रू इफ ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल एट एनी ट्रॉफिक लेवल इनटू अकाउंट। मतलब सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल काउंट करेगा एक ट्रॉफिक लेवल पे, तो हम उसे नहीं मानेंगे, हमें ऑल ऑर्गेनिज्म का नंबर और मास मानना पड़ेगा। फिर बोल रहा है ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली। क्या बोल रहा है, ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली, मतलब ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली, मतलब क्या बोल रहा है, ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। हाँ सही बात है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई कर सकता है मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, मतलब ह्यूमन T1 T2 टी पे भी हो सकता है और T3 पे भी हो सकता है, तो एक मेंबर बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पे आ सकता है, उसे बोलते हैं हम ओमनीवोरस। और ध्यान रखना है हमें, वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, ना कि स्पीशीज। A given species may occupy more than 1 trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, स्पैरो जैसे प्राइमरी कंज्यूमर होती है जो ईट करती है सीड्स को, फ्रूट को, पीस को, और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकती है स्पैरो, अगर वो ईट करे इंसेक्ट्स को या वॉर्म को, तो स्पैरो भी क्या हो गई, ओमनीवोरस हो गई। यहाँ लिख रखा है स्पैरो के बारे में, जबकि वहाँ लिख रखा, वहाँ से कॉकरोच और कॉकरोच दे के भाग गया, तो स्पैरो भी होती है, ध्यान रखियो। फिर क्या बोल रहा है, इन मोस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास अपराइट होते हैं। मोस्ट प्रोड्यूसर्स आर मोर होते हैं नंबर में बायोमास में देन द हार्बिवोरस, एंड हार्बिवोर्स आर मोर इन नंबर देन बायोमास ऑफ कार्निवोर, ठीक है। ऑल एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज मोर देन द हायर ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी लेवल क्या होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो लोअर ट्रॉफिक लेवल भी ज़्यादा होता है। फिर बोल रहा है इसका कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड यू विल गेट। अगर हम वो देखिए नंबर ऑफ इंसेक्ट फीड कर रहे हैं एक बिग ट्री पे, और बिग ट्री लिखा हुआ है, ये उसका एग्जाम्पल आंसर में यहाँ लिख रखा है, एक बिग ट्री है, एक ट्री पर 500 इंसेक्ट्स हैं, तो ये तो इन्वर्टेड हो गया। फिर बोल रहा है ये नाउ ऐड एन एस्टिमेट, मतलब फिर दोबारा क्वेश्चन को बढ़ाया, बोला ऐड करो नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंड ऑन द इंसेक्ट्स, जो उस पर डिपेंड कर रही है। तो इस 500 इंसेक्ट्स पे कितनी बर्ड आएंगी, 2 10 आ जाएंगी, तो फिर क्या जाएगा, फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, तो ये क्या बन गया, एक अनशेप बन जाता है, ये क्या बन जाता है, अनशेप स्पिंडल शेप बन जाता है। तो जब ये पूरा बोले, जब एस्टिमेट करो स्मॉल बर्ड को, तो वो क्या हो जाएगी, तेरी अनशेप हो जाएगी। ऑल्सो नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स, फिर उसके ऊपर क्या जाएगी, लार्जर बर्ड्स, स्मॉल मान के चल 50 है, फिर उससे 10 आ जाएंगी लार्जर वाली। ईटिंग द स्मॉलर, ड्रो द शेप यू गेट, तो हमें कौन सी शेप मिलती है, हमें शेप मिलती है अनशेप या स्पिंडल शेप। इन 2 लाइन का आंसर तो इन्वर्टेड होता है और इन पूरी लाइन का आंसर होता है अनशेप।
फिर क्या बोल रहा है, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, मतलब एक्वेटिक के अंदर पानी में इन्वर्टेड होता है बिकॉज बायोमास ऑफ फिश एक्सीड्स देन दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, मतलब मास के अंदर फिश का मास ज़्यादा आता है फाइटोप्लैंक्टन से. इज दैट नॉट अ पैराडॉक्स, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस. फिर बोल रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज, क्योंकि एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस एज अ हीट एट ईच स्टेप, ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंटेड ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम फॉर, ये ध्यान रखियो ईयर बन सकता है यहाँ पे. फिर आते हैं लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जैसे कि इट डज नॉट टेक एन अकाउंट ऑफ सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉफिक लेवल. मतलब क्या बोल रहा है ये, वन मेंबर कैन बी प्रेजेंट एंड मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा. जैसे कि ह्यूमन तो T2 पे भी है, T3 पे भी है, तो उसको T2 T3 दोनों पे काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी. तो ये क्या होता है, इसके लिमिटेशन होता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का. तो क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉफिक लेवल. फिर सेकेंड लिखा रखा है, इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट्स इन नेचर. फूड चेन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर में. इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब. इसने क्या करी है, फूड चेन के बारे में बात करी है, फूड वेब के बारे में बात नहीं करी. और जबकि नेचर में फूड चेन नहीं होती है, फूड वेब होती है, ध्यान रखियो. इट इज़ ड्रॉन फॉर फूड चेन बट फूड वेब एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना. तो इसने फूड चेन के बारे में बताया गया है पर फूड वेब एग्जिस्ट करती है. और थर्ड इसका ड्रॉबैक है कि सेप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं दी गई है, नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो ये प्ले करते हैं वाइटल रोल इन इकोसिस्टम, ठीक है ना. तो क्या हुआ, नॉन ड्रॉ फॉर DFC, मतलब सेप्रोफाइट डेट्रीवोड डिकम्पोजर्स को एनी प्लेस नहीं दी गई है अभी पिरामिड्स में. तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है. अब चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसके बाद का नहीं आएगा, मैं बताता हूँ. अब हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन का कहता है कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट. अब पढ़ते हैं. एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है ना. अब दिस चेंज क्या होता है, ऑर्डरली और सीक्वेंशली होता है, पैरेलल होता है विद द चेंजेस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. मतलब देख सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन देख मतलब क्या होता है, देख इकोलॉजिकल मतलब नेचर में, और सक्सेशन मतलब एक के बाद एक चीज़ का आना. जैसे कि देख तेरे घर के पास एक गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी भर गया, फिर पानी भर गया, उस गड्ढे में एल्गी आ गई, देखा था ना एल्गी आती है, फिर एल्गी से प्लांट आ गए, फिर घासें आ गई, फिर पेड़ बन गया, फिर तुमने पेड़ काट के मैदान बना दिया. तो कहाँ गड्ढे से तुमने वहाँ पे मैदान में आके घर बना दिया. तो इसे बोलते हैं हम सक्सेशन, मतलब एक के बाद एक चीज़ आना. तो ये क्या होता है, एक ऑर्डर में होता है, एक सीक्वेंशियल होता है और पैरेलल होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है. दीज चेंजेस लीड करते हैं फाइनली टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम, और इसे बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो हमें ध्यान रखना है. क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब क्लाइमैक्स आ गया, फिल्म का लास्ट सीन आ चुका है, लास्ट. क्लाइमैक्स मतलब लास्ट सीन इन फिल्म, मतलब क्लाइमैक्स मतलब फॉरेस्ट बन चुका है आखिरी में तुमने फॉरेस्ट बना दिया, समझ रहे ना, गड्ढे से तुम्हारा फॉरेस्ट बन चुका है, समझ गया ना. तो क्या होता है, और जो कि होता है नियर टू इक्विलिब्रियम होता है. दिस चेंजेस फाइनली लीड टू अ कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम, जो कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी होता है. तुमने फॉरेस्ट बना दिया, फॉरेस्ट से तुम्हें काट के मैदान बना लो खेलने के लिए, वरना फॉरेस्ट में लग रहने दो. तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन चुकी है. द ग्रेजुअल एंड इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट आती है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, ठीक है. तो हमें क्लाइमैक्स ध्यान रखना है. फिर डायरेक्ट डेफिनेशन आती है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है. इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन है ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन इन अ गिवन एरिया, मतलब धीरे धीरे और फेयरली चेंज होता है स्पीशीज कॉम्पोजिशन में, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड वेयर एज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन या इवन डिसअपीयर. मतलब जैसे कि सक्सेशन जब होता है एक के बाद एक चेंजेस आते हैं, तो कुछ स्पीशीज आती है, जैसे कि ग्रास आ गई तो एल्गी खत्म हो जाएगी, फिर पेड़ आ जाएंगे तो ग्रास खत्म हो जाएगी. तो वेरियस पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन, कुछ आती है तो खुद डिक्लाइन भी करती है या डिसअपीयर भी होती है. फिर क्या बोल रहा है, इंटायर, अभी ध्यान रखना है, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट इज सक्सेसिवली चेंज, मतलब जो सारा चेंज हुआ है, मतलब तेरा एल्गी से लेकर फॉरेस्ट तक सारा क्या है, सीरे. इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया से बोलते हैं सीरे, और से रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है. फिर क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़, मतलब इंडिविजुअल मतलब ग्रास को, इंडिविजुअल मतलब ग्रास को, एल्गी को, प्लांट को, इंडिविजुअल फॉरेस्ट को, उसे बोलते हैं हम सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी. इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी आर टर्म्ड एज सीरियल स्टेज और सीरियल कम्युनिटीज़.
In the successive serial stages, there is changes in the diversity of species and organism, increase in the number of species and organism, as well as increase in the total biomass. क्या क्या होता है, जैसे जैसे सक्सेशन होता है वैसे क्या होता है, बायोमास में चेंज आता है, सही बात है, स्पीशीज़ में चेंज आता है, ऑर्गेनिज्म में चेंज आता है, डाइवर्सिटी चेंज होती है. फिर क्या बोल रहा है, प्रेजेंट डे कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड, जो अब तुम्हारी कम्युनिटी बन चुकी है प्रेजेंट डे में, वो कम हुई है, कम आई है, कम हैव कम टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन. जो हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले गड्ढे होंगे, पानी भरा होगा, घास होगी, तो आज जाकर वो कम्युनिटी बनी है. ठीक है ना. सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ, जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, एक्चुअली सक्सेशन और एवोल्यूशन क्या है, एक पैरेलल प्रोसेस है एट दैट टाइम. ये ध्यान रखनी है हमें लाइन कि क्या बोल रही है, सक्सेशन एंड एवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम. ठीक है. फिर सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया where no living organisms are there, could be areas where no living organisms are ever existed. मतलब सक्सेशन जो कि स्टार्ट हुआ है एरिया में जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बेयर एरिया है, न्यूली कोल्ड लावा आया हुआ है, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड या रिजर्वर है, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन. और सेकेंडरी सक्सेशन किसे बोलते हैं हम, और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर, उसे बोलते हैं हम द फॉर्मर इज प्राइमरी सक्सेशन एंड द लेटर इज टर्म्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन. मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए फिर दोबारा आए हैं, तो वो हो गया था सेकेंडरी सक्सेशन. समझ रहे हैं ना. सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, एरिया दैट हैज लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वहाँ पे पहले लाइफ थी, फिर मर गए, कैसे कैसे लॉस्ट हो गए, फिर दोबारा लाइफ आई है, तो बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. और न्यूली लाइफ आई है, नो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवर एग्जिस्टेड, लाइफ नहीं थी अब बनेगी, सॉइल वगैरह बनेगा, तो क्या होगा, जैसे कि न्यूली कोल्ड लावा आया, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, उसे बोलते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन. और प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, स्लो होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड हो जाता है सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि सॉइल नहीं है. जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में पहले लाइफ थी तो सॉइल बनी होगी, सॉइल बनी पड़ी है, बस तुम्हें वहाँ पे घर बनाने हैं, तो सेकेंडरी सक्सेशन ये हो गया. और ये क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, फास्टर होगा प्राइमरी सक्सेशन से. ठीक है ना. फिर एग्जांपल्स ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन अगर कौन कौन सा हो गया, नीली कोल्ड लावा, बेयर रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो. बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम इस्टेब्लिश, देयर मस्ट बी सॉइल. डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, इट टेक नेचुरल प्रोसेसेस several hundred to several thousands years to produce fertile rock soil on bare rock. क्या बोला मैंने, समझ गया ना. फिर आता है सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में बोल रहा है. सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉय, जो नेचुरल कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. जैसे कि एग्जांपल है अबंडेंट फार्मलैंड्स, बर्न या कट फॉरेस्ट था, अब बर्न कर दिया, अब दोबारा उगाना पड़ेगा, तो सॉइल तो है ना. लैंड दैट हैड बीन फ्लडेड या सिम्स सन सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट होता है, तो सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन. फिर बोल रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज यूजली फोकस ऑन चेंजेस इन वेजिटेशन. इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजली फोकस करता है चेंज इन वेजिटेशन. हाउएवर वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट करते हैं फूड को और शेल्टर को फॉर वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स को. थर्स एंड सक्सेशन प्रोसीड्स द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स ऑल्सो चेंज होते जाते हैं, जैसे कि सक्सेशन प्रोसीड करता है. ठीक है ना. एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेज जैसे कि फायर एंड डिफॉरेस्टेशन कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेजेस ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेजेस. क्या बोला, एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेज जैसे कि फायर या डिफॉरेस्टेशन कन्वर्ट करती है पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन को अर्लियर स्टेज में. Also, such disturbances create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. मतलब कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है. ये लाइन क्या बोल रही है, एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शन में नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस डिस्टर्बेंसेज, जैसे तुमने फायर कर दी या डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ काट दिए, तो तुम पेड़ काट दोगे तो वो कन्वर्ट कर देगी पर्टिकुलर स्टेज को ऑफ सक्सेशन इनटू एन अर्ली स्टेज. मतलब तुम पेड़ काट दोगे तो तुम वापस पीछे चले जाओगे प्रीवियस स्टेज, मतलब अर्लियर स्टेज में. ऑल्सो सच डिस्टर्बेंसेज क्रिएट करती है न्यू कंडीशन, जो अब न्यू कंडीशन आ जाएगी. पेड़ तुमने उगाए थे, पेड़ काट दिए, तो दोबारा न्यू कंडीशन बन चुकी है, अब तुम्हें दोबारा ग्रो करने पड़ेंगे. दैट इनकरेज सम स्पीशीज़ एंड डिस्करेज करती है एलिमिनेट अदर स्पीशीज़. समझ गया. फिर बोल रहा है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स. ये तो हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा, अब पढ़ेंगे सक्सेशन ऑफ प्लांट्स.
सक्सेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट वेदर इधर इज़ वाटर, या तो वाटर होगा, वाटर से स्टार्ट होगा सक्सेशन, या स्टार्ट होगा लैंड से। अगर सक्सेशन वाटर से स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं हम हाइड्रॉक्स सक्सेशन, या अगर वो लैंड से स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं हम ज़िराक्स सक्सेशन। तो वही बोल रहा है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट वेदर इट इज़ वाटर और वेरी वेट एरियाज और इट ऑन वेरी ड्राई एरियाज, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्राइक या ज़िराक। अब हाइड्राइक सक्सेशन क्या होता है? टेक प्लेस इन वेट एरियाज एंड सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशन। अगर तुम्हारा वाटर से चालू हो रहा है सक्सेशन और तो उसे बोलेंगे हाइड्राइक सक्सेशन, और या तो ज़िराक से चालू लैंड से चालू हो रहा है ड्राई एरिया से, उसके ऊपर सक्सेशन फिर तुम्हारा प्लांट आएगा या वो आएगा तो तुम्हारा हो जाएगा तेरा ज़िराक सक्सेशन। और पानी में मतलब जैसे पानी है, पानी में फिर तुम पौधे आएंगे, ग्रास आएगी, एल्गी आएगी, फिर गड्ढा भरेगा, गड्ढा भर के फिर दलदल बनेगा, दलदल से मिट्टी बनेगी। अगर ऐसे पानी से स्टार्ट होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्राइक सक्सेशन। और दोनों क्या अल्टीमेटली लीड करेंगे? दोनों अल्टीमेटली लीड करेंगे एक म्यूजिक कंडीशन जो होती है क्लाइमेक्स कंडीशन या फॉरेक्स। म्यूजिक कंडीशन, क्लाइमेक्स, फॉरेक्स, फॉरेस्ट, तीनों बात एक ही हैं। मतलब चाहे तुम पानी से सक्सेशन करो या तुम लैंड से सक्सेशन स्टार्ट करो, लास्ट में तो फॉरेस्ट ही बनने होते हैं। तो हाइड्राइक सक्सेशन टेक प्लेस इन वेट एरियाज और फ्रॉम हाइड्रेट टू म्यूजिक, और ज़िराक सक्सेशन टेक प्लेस इन ड्राई एरियाज एंड सीरीज प्रोग्रेसिव फ्रॉम ज़ेरो टू म्यूजिक। हैंस बोथ हाइड्राइक एंड ज़िराक सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, जिसे बोलते हैं म्यूजिक, और जो कि क्या होती है? नेदर टू ड्राई और नेदर टू वेट। द स्पीशीज दैट इन्वेड और बेयर एरियाज, उसे बोलते हैं हम प्योनर स्पीशीज़। प्योनर मतलब सबसे पहले आई, पहले लिविंग जो आया बेयर एरिया पर। द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया, जहाँ पे सबसे पहले उस बेयर एरिया मतलब न्यूली कोल्ड लावा बेयर एरिया, मतलब जहाँ पे लिविंग सबसे पहले जो आया उसे बोलते हैं प्योनर स्पीशीज़। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, अगर रॉक्स पे सक्सेशन हो रहा है तो सबसे पहले वहाँ पे कौन आएगा? लाइकन्स आएगा, फिर लाइकन्स तोड़ देंगे, फिर वहाँ पे ब्रायोफाइट्स ग्रो करेगा, फिर हायर प्लांट्स आएंगे। तो प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स पे कौन होता है? दे आर यूजुअल लाइकन्स which are able to secrete acids to dissolve rock, help in weathering and soil formation। फिर लेटर कौन आता है? ब्रायोफाइट्स आते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स आएंगे, और ब्रायोफाइट्स हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि वो भी सक्सेशन में काम आते हैं। सॉइल सक्सेशन में मॉसेस डेंस फॉर्म करती है, डेंस फॉर्म मैट लिखा था ना यहाँ पे। ब्रायोफाइट विच एबल टू होल्ड इनटू स्मॉल अकाउंट ऑफ सॉइल, ठीक है ना। दे आर विद टाइम सक्सेसिड बाय हायर प्लांट्स, फिर हायर प्लांट्स आएंगे। एंड सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली लीड करेंगे क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज। क्या बोला मैंने? क्लाइमैक्स कम्युनिटी स्टेबल रहेगी एज लॉन्ग एज द एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज विद टाइम। जीरोफिटिक हैबिटेट कन्वर्टेड इनटू मेसोफिटिक वन। इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर द प्योनर कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। रॉक्स पे कौन होते हैं? लाइकन होते हैं। वाटर पे कौन होते हैं? प्योनर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। विच आर रिप्लेस बाय टाइम बाय रूट सबमर्ज प्लांट, फिर रूट फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट, फिर रीड स्वैम्प मार्श मेडो स्क्रब, फिर फाइनली ट्रीज। और यही बात यहाँ लिखी हुई है डायग्राम में। फाइटोप्लैंक्टन, फिर सबमर्ज प्लांट स्टेज, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग वाले, फिर रीड स्वैम्प, फिर मार्श मेडो, फिर स्क्रब, फिर अल्टीमेटली क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट। द क्लाइमैक्स अगेन वुड भी क्या होगा? फॉरेस्ट ही होगा। फिर in secondary succession the species that invades depends on the condition of soil, availability of water, environment, as also seeds and other propagules present. Since soil is already formed, the rate of succession is faster, hence climax communities reach quickly। ये बात कर रहा है सेकेंडरी सक्सेशन की। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? सीड्स और अदर प्रोपेगल्स प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होता है, इन्वायरमेंट बना होता है, सॉइल बनी होती है, तो सक्सेशन क्या होता है? फास्ट होता है, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल्दी रीच कर लेते हैं। बट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सक्सेशन पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? स्लो होता है, टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्योंकि सॉइल बनने में बहुत ईयर लग जाते हैं, जबकि क्लाइमेक्स में पहुंचने पे। और सक्सेशन वेदर टेक प्लेस इन वाटर और इन लैंड प्रोसीड्स अ सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज म्यूजिक्स। ये देखिए होगा था प्योनर कम फर्स्ट, फिर ये सीरियल स्टेज बोलते हैं, और इस पूरे को बोलते हैं सीधे S1 एक सीरियल स्टेज, ये सीरियल स्टेज, ये सीरियल स्टेज, या सीरियल कम्युनिटीज ही बोल सकते हैं। प्योनर फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फिर रूट सबमर्ज, फिर रूटेड, फ्री मार्श मेडो ट्रीज का वाटर बॉडी। फिर सेकेंडरी सक्सेशन स्पीशीज इन्वेट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट, सीड प्रोपेगल्स, सॉइल रेट ऑफ सक्सेशन फास्टर, क्लाइमैक्स मोर क्विकली। प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है, सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है बिकॉज सॉइल ऑलरेडी प्रेजेंट। सक्सेशन वेदर प्लांट या लैंड, क्लाइमैक्स ही फॉर्म होगा, म्यूजिक ही फॉर्म होगा, फॉरेस्ट ही फॉर्म होगा। फिर हम आते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसे बोलते हैं हम बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है।
You are studying class that organisms need a constant supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body function. न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए होते हैं कुछ भी सप्लाई कर ग्रो करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए या वेरियस बॉडी फंक्शन कंप्लीट करने के लिए. द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट अ गिवन टाइम इज रेफर्ड टू एज स्टैंडिंग स्टेट. और डायरेक्ट डेफिनेशन आती है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल, उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट. और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है. What is important to appreciate that nutrients which are never lost from the ecosystem rather they are recycles. मतलब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स क्या बोल रहा है? न्यूट्रिएंट्स कभी भी लॉस्ट नहीं होते हैं इन्वायरमेंट से. क्या होते हैं? रिसाइकल होते हैं. लॉस कभी नहीं होंगे. मतलब पानी है, पानी से हवा में चलेंगे, पानी से पेड़ में चलेंगे, लैंड है तो लैंड में प्लांट में जाएंगे, प्लांट से हम में जाएंगे, हमसे फिर मर जाएंगे तो फिर सॉइल में चले जाएंगे, फिर सॉइल से प्लांट में. तो रिसाइकल होते रहते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं. The movement of nutrient elements through the various components of an ecosystem is called nutrient cycling. Another name of nutrient cycling को क्या बोलते हैं हम? बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग. और ये दो तरह का होता है, गैशियस या सेडिमेंट्री. और गैशियस के कितने एग्जांपल हैं? गैशियस के दो एग्जांपल हैं, नाइट्रोजन या कार्बन साइकिल. और सेडिमेंट्री के कितने एग्जांपल हैं? दो एग्जांपल हैं, सल्फर या फॉस्फोरस. और जिसमें से हमें कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल पढ़नी है, एक एक दोनों की. ठीक है. रिजर्वायर ऑफ गैशियस न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये गैसियस टाइप का रिजर्वायर कौन होता है? नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल. और जो एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि भाई अब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाली कहाँ पे होगी? एटमॉस्फेयर में होगी. और जबकि सेडिमेंट्री साइकिल का होगी? सॉइल में होगी. सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल रिजर्वायर लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट. इनका रिजर्वायर का होता है अर्थ क्रस्ट में होता है और उसका एटमॉस्फेयर में होता है. इन्वायरमेंटल फेवर सॉइल पॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एटमॉस्फेयर. फिर क्या बोल रहा है? फंक्शन ऑफ रिजर्वायर क्या होता है? फंक्शन ऑफ रिजर्वायर टू मीट विद द डिफिशिएट विच अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ रेट ऑफ इनफ्लक्स या ईफ्लक्स. मतलब रिजर्वायर क्या होता है? एक्सेस है तो दे दो, नीड है तो ले लो. मतलब ये क्या है? बैंक है. रिजर्वायर क्या है? एक बैंक है. नीड है तो ले लो, ज़्यादा है तो दे दो. तो क्या होता है? टू मीट करता है डिफिसिट, मतलब कमी को पूरी करता है, ड्यू टू इम्बैलेंस इनफ्लक्स या इफ्लक्स का. क्या होता है? रिजर्वायर एक्ट करता है सोर्स की तरह भी और सिंक की तरह भी, बोथ कंट्रोल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स. फिर बोल रहा है इकोसिस्टम कार्बन साइकिल के अंदर व्हेन स्टडी द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब एक बॉडी के अंदर 49% क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है. मतलब अभी बना हुआ है 49% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से. ठीक है ना. एंड नेक्स्ट ओनली टू वाटर. इफ वी लुक द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन वी फाइंड 71% ऑफ कार्बन फाउंड करते हैं डिजॉल्व ओशंस में. मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ओशंस के पानी के अंदर है, कोरल रीफ्स में, क्योंकि कोरल जिस तरह हमारी डिपॉजिट होता है तो वहाँ पर जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ना कि एटमॉस्फेयर में. एटमॉस्फेयर में तो सिर्फ 0.003% है. 71% कहाँ पर है? ओशंस में है. ठीक है ना. और क्या बोल रहा है? एटमॉस्फेयर ओनली कंटेंट अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन. मतलब 0.03% होता है, तो एटमॉस्फेयर में ओनली 1% ही होता है. द ओशन रिजर्वायर रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. मतलब ओशंस क्या है? ओशंस क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का ओशन कौन क्या हो गया? रिजर्वायर हो चुका है. उससे चाहिए तो ले जाओ, और नीड है तो ले लो, ज़्यादा है तो दे दो. फिर फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो प्रेजेंट्स अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन. फॉसिल फ्यूल भी एक रिलेट करते हैं कार्बन से. अबे देख, हम हमारे अंदर 49% कार्बन है, हम मर जाएंगे, हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी तो एक कार्बन का सोर्स ही तो होंगे ना. कार्बन साइकिलिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशंस एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म की वेज थ्रू होता है. अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन फिक्स इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली. और ये पेपर में आया हुआ था 4 × 10⁻13 ना कि 12 ना कि 11 फिक्स होता है बायोस्फीयर में थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली. A considerable amount of carbon returns to the atmosphere as CO2 through respiratory activities of the producer and consumer. Decomposers also contribute करते हैं substantially to CO2 pool by processing of waste material and organic matter of land or oceans. मदद करते हैं. Some amount of fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation. Burning of wood, forest fire, combustion, organic matter, fossil fuel, volcanic activity. ये क्या होता है? एडिशनल सोर्स है रिलीजिंग ऑफ CO2. अबे लकड़ी जला, फॉरेस्ट फायर कर, कंबशन कर, फॉसिल फ्यूल जला, वोल्केनिक एक्टिविटी कर, ये जब क्या होते हैं? CO2 तो निकलेगा ना, तो ये एडिशनल सोर्स हैं.
ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर दिया गया है कार्बन साइकिल को. रैपिड डिफॉरेस्टेशन, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर. ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं उसने क्या कर दिया है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया है CO2 का प्रोडक्शन इन एटमॉस्फेयर में, क्योंकि हम काट रहे हैं पेड़ों को तो CO2 रिलीज हो रहा है. फिर आती है तेरी इकोसिस्टम ऑफ फॉस्फोरस साइकिल. फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है तेरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है तेरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ था भैया, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है. और लिपिड भी कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है. और फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस. तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में भी कौन सी आ गई, फॉस्फोरस होता है. और क्या बोल रहा है, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस शुगर्स और क्या होते हैं, फॉस्फेट होता है ना, तो फॉस्फेट आ गया ना. और सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम मतलब ATP की बात कर रहा है, ATP में भी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फेट आ गया ना, तो इन सब में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है. मैनी एनिमल्स ऑल्सो नीड करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक शेल्स, बोन और टीथ बनाते हैं इस फॉस्फोरस से. नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस कौन है, रॉक होता है जो कंटेन करता है फॉस्फोरस इन अ फॉर्म ऑफ फॉस्फेट. मतलब नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस कौन है, रॉक है, जो क्या करता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है रॉक के अंदर इन अ फॉर्म ऑफ फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है रॉक के अंदर. When rocks are weathered, minute amounts of these phosphate dissolve in soil solution and are absorbed by the roots in the plants. When rocks are weathered, minute amounts of these phosphate dissolve in soil solution and are absorbed by roots of plants. Herbivores and other animals obtain this element from plants. Herbivores और other animals obtain करते हैं this phosphorus plant से. The waste products and the dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus. जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिनमें जिससे फॉस्फोरस निकलता है फॉसिल फ्यूल, उसको कौन डिकम्पोज करता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीज करते हैं जो फॉस्फोरस से करते हैं. और अनलाइक कार्बन की तरह रेस्पिरेटरी रिलीज में फॉस्फोरस नहीं निकलता है. जैसे कि हम हवा छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं O2 और छोड़ रहे हैं CO2, तो फॉस्फोरस नहीं छोड़ रहे हैं, हम CO2 छोड़ते हैं, तो रेस्पिरेटरी रिलीज में फॉस्फोरस नहीं होता है. ठीक है ना. द अदर टू मेजर एंड इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल इज दैट फर्स्टली एटमॉस्फेरिक इनपुट्स ऑफ फॉस्फेयर थ्रू रेनफॉल आर मच लोअर देन कार्बन इनपुट्स. और मेरे पेपर में आया हुआ था कि फॉस्फोरस रेन के थ्रू कम निकलती है जबकि कार्बन ज़्यादा होता है, तो रेनफॉल में फॉस्फोरस कम होती है. और सेकंड बोल रहा है गैशियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर नेग्लिजिबल. गैशियस एक्सचेंज फॉस्फोरस का ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में नेग्लिजिबल होता है, CO2 ज़्यादा होता है क्योंकि हम लेते हैं CO2 छोड़ते हैं O2, तो एक्सचेंज इससे ज़्यादा होता है CO2 का, ना कि फॉस्फोरस का. अब हम आते हैं इसकी डायग्राम पे. फॉस्फोरस साइकिल का डायग्राम दे रखा है ये वाला. इसमें बोल रखा है प्रोड्यूसर ने फॉस्फोरस यहाँ रूट में आया, ये कौन खाएगा, कंज्यूमर खाएगा या डेट्राइटस खा लेगा अगर प्रोड्यूसर मर गया. फिर ये डायरेक्ट चले जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में और जहाँ पे रॉक में चले जाएगा, फिर या रॉक की वेदरिंग होगी. और रॉक क्या होता है, मेन रिजर्वायर है फॉस्फोरस का जिससे सॉइल में जाएगा. और सॉइल को कौन ले लेगा, प्रोड्यूसर ले लेगा, या वो रन ऑफ कर जाएंगी, बाहर चले जाएंगी. फिर बोल रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज. इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज. प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम को बोलते हैं हम इकोसिस्टम सर्विसेज. मतलब जो तुम धरती का इतना फ़ायदा उठा रहे हो CO2 का, प्लांट का, अगर इसका प्राइस लगाया जाए एक बंदे के ऊपर तो वो एक बंदे को कितना देना पड़ेगा, US के $33 ट्रिलियन देना पड़ेगा, जो कि अमेरिका की GNP से भी ज़्यादा है. और अमेरिका की GNP है $18 ट्रिलियन सॉरी. तो ये प्राइस टैग किसने लगाया था, रॉबर्ट कॉन्स्टांजा और उसके कलीग्स ने लगाया था. पुट प्राइस टैग्स ऑन नेचर लाइफ सपोर्ट सर्विसेज. और कितना लगाया था कि हर बंदे को कितना देना पड़ेगा, US 33 ट्रिलियन पर ईयर देना पड़ेगा हर बंदे को. विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे आर फ्री, क्योंकि ये फ्री है. दिस नियरली ट्वाइस, ये क्या ट्वाइस है दैन द वैल्यू ऑफ द
ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब GMP विच इज़ $18 ट्रिलियन। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स, इसमें से कि 50% क्या होता है सॉइल फॉर्मेशन में खर्चा लग जाएगा। अगर तुम $33 ट्रिलियन दोगे तो उसमें जो खर्चा आता है 50% उसमें से 33 ट्रिलियन का वो तो सॉइल फॉर्मेशन में ही चले जाता है। एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्री साइकिलिंग में 10% से कम जाएगा। और कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ में 6% जाता है। ठीक है, चैप्टर ख़त्म।